नमस्कार दोस्तों। हमने लास्ट क्लास में सेल का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। हम बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो आज पढ़ते हैं इसको आगे। तो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, एंड आल्सो द फादर ऑफ जूलॉजी इज अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ये नाम हमने पढ़ लिए थे। हमने फिर सेल को पढ़ा था कि सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल के बारे में कुछ चीज़ें हमने देखी थी कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ये साइटो एक ग्रीक वर्ड है। डिस्कवरी किसने की थी सेल की? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। अब भारत के यानी इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी है A.K. शर्मा, डॉक्टर A.K. शर्मा। कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है दोस्तों। तो सेल थ्योरी दी थी वो दी स्लेडन और श्वान ने, ठीक है। तो इतना हम पढ़ चुके थे। फिर इसके आगे हमने देखा था सेल के बारे में कुछ और चीजें। इस सेल है जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है, वो जो हमारे जीवन को आधार प्रदान करती है। जो सेल है वो डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, और डेड सेल डिस्कवर की थी। ये हमने सब पढ़ लिया था। और सेल के बारे में था कि लार्जेस्ट सेल वो है ओस्ट्रिच एग। साइज कितना था इसका? 170 mm के अराउंड, यानी 170 मिलीमीटर के अराउंड। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जिसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और इसका साइज कितना है? 10⁻⁻6 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 10 माइक्रोमीटर। कितना कह सकते हैं? 10 माइक्रोमीटर। फिर हमने कुछ हमारी बॉडी की सेल्स के बारे में पढ़ा था। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल, न्यूरॉन होती है। हम नर्व सेल भी कह सकते हैं इसे। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एग होती है, जो फीमेल में होती है, एग सेल, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। और स्मॉलेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी की स्पर्म सेल। एग सेल और स्पर्म सेल को हम सेक्सुअल सेल भी बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये डायग्रामेटिकली भी हमने देखा था। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेल देखे थे, क्योंकि सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है मेनली एनिमल्स के अंदर, वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट में एक सेल और होती है, उसके अलावा अपर लेयर होती है, जिसे बोलते हैं हम सेल वॉल। कोशिका झिल्ली होती है और एक होती है कोशिका भित्ति। फिर सेल के दो टाइप है, वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जैसे कि सेल के ऊपर एक लेयर होती है, वैसे ही न्यूक्लियस यानी केंद्रक के ऊपर भी एक लेयर होती है, जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या केंद्रिका झिल्ली बोलते हैं। जिनमें ये प्रेजेंट होती है उन्हें बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। यू मीन्स हम, या आप लगा लीजिए यू। तो आपके अंदर ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिससे कि जो भी आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज है यानी कोशिकांग है, वो सारे पहचाने जा सकते हैं। लेकिन जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होती उन्हें बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे एनिमल्स आ गए, लिविंग थिंग्स जो है, प्लांट्स भी यूकैरियोट्स में आते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, उनके न्यूक्लियस को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो इतना इतना हमने देखा था कल। फिर हमने देखा था कि सेल थ्योरी किसने दी? स्वान और स्लेडन ने दी है। और उन्होंने क्या कहा था कि सारे जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक चीज और देखिए कि जो सेल है वो लिविंग टाइप की है, तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच एक ऐसी प्रजाति है जो कनेक्शन बनाती है, इंटरकनेक्शन, जिन्हें हम कहते हैं वायरस। क्यों दोस्तों? क्योंकि वायरस जब किसी बॉडी के बाहर रहते हैं तो उस टाइम तक क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, लिविंग हो जाती है। जैसे कि कोरोना वायरस जो बाहर रहता था तो एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे किसी बॉडी में एंटर किया तो वो एक्टिव हो जाता। फिर हमने देखा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। ये प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है दोस्तों, सेल वॉल कहलाती है। और प्लांट के अलावा जैसे कि फंगस हो गया, जिन्हें कवक कहेंगे, बैक्टीरिया, इनमें भी क्या होती है? एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट किस चीज की बनी होती है? सेलुलोज की। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज।
ठीक है दोस्तों। फंगस की सेल वॉल होती है काइटिन की बनी हुई, और बैक्टीरिया की होती है पैक्टिन से। सेल वॉल क्या करती है, लाइट है, लो हीट है, इनके इफेक्ट से बचाती है। जैसे प्लांट को काफी टाइम तक बाहर खड़ा रहना पड़ता है, तो धूप, सर्दी, गर्मी, इन सभी से बचाती है इनको सेल वॉल। ठीक है दोस्तों, इसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं हम। तो ये सब हम कल क्लास में, जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें पढ़ चुके थे। और हमने क्या देखा था आगे, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी में होती है, एनिमल्स में और प्लांट्स में, लेकिन जो हम बात कर रहे थे सेल वॉल की, वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जाएगी, फंगस के अंदर पाई जाएगी और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन तो सभी में होती है, प्लांट और एनिमल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, जीव जंतुओं की सबसे बाहरी सतह होती है, पादप, कवक और बैक्टीरिया की सेकंड सतह। क्यों? क्योंकि हमने देखा प्लांट में, फंगस में और बैक्टीरिया में एक लेयर और होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। फिर है, यह किसकी बनी होती है, लिपिड्स की और मेनली फैट्स की, वसा की बनी होती है और प्रोटीन से मिलकर बनती है। ये क्या काम करती है, यह न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हम देख रहे थे, ऑर्गेनेल्स के बारे में देख रहे हैं इसके। और एक लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में। देखिए, ये है न्यूक्लियस आपका, और ये यहाँ से अगर हम देखें तो ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, लिक्विड प्रेजेंट। लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटो, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी न्यूक्लियो प्लस में साइटो, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपको प्रोटोप्लाज्म। क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। सही है, ये ध्यान रखें। इसके बारे में कुछ चीजें और हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होता है, लिक्विड पार्ट होता है सेल का, ये किसका बना होता है, वाटर और साल्ट का, यानी पानी और नमक का होता है। इट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, सो इट प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सेल। ये नमी प्रदान करता है सेल को। और इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसमें 2 ATP एनर्जी निकलती है। ATP की फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आता है एग्जाम में कई बार। 2 ATP एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को स्टोर कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें से पूछे कि एनर्जी करेंसी क्या है, तो ATP, और एनर्जी का पावर हाउस या स्टोर हाउस किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये अभी आगे भी पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों। तो ये सब बेसिक चीजें हम लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, क्रोमोजोम्स। अब ये क्रोमोजोम प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो सेल के अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि हम करें, सेल का न्यूक्लियस होता है एक, सेल के अंदर राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, जिन्हें सुसाइडल बैग भी कह सकते हैं हम, गोल्गी बॉडीज होती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होते हैं दोस्तों क्रोमोसोम, जिनको बोलते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं DNA के। DNA की फुल फॉर्म क्या है, DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में पूछते हैं कई बार, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम दो चीजों का बना होता है, DNA प्लस हिस्टोन। क्रोमोसोम क्या काम करता है, अनुवांशिकता या हेरिडिटी में मदद करता है। मतलब कि फादर मदर के जो गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बच्चों में आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में जो लाता है वो कौन लेके आता है, क्रोमोसोम लेके आते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, जीन है। और जीन नाम किसने दिया, वो जॉन जॉनसन ने दिया। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जीन किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो क्रोमोसोम की सबसे छोटी यूनिट होती है जीन। और जीन नाम किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था, जॉन जॉनसन के द्वारा। ये देखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है दोस्तों, वो होता है डबल हेलिक्स। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है दोस्तों, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। कई क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे यहाँ से। अब उसके बाद है
क्रोमोसोम्स क्या काम कर रहे हैं? आनुवंशिकता को लेके जा रहे हैं, यानी कि हम बात करें मदर फादर के जो ट्रेट्स हैं, गुण है, वो हमारे अंदर आ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर कुछ एक डिफरेंस है जो पहले ही देख लेते हैं। ये जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल में है, तो सबसे पहले है एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस। देखिए, जो एनिमल सेल है वो छोटी होती है क्योंकि इसके अंदर एक लेयर कम होती है, इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्लांट सेल में क्या है, एक्स्ट्रा एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। यहाँ सेल वॉल अब्सेंट होती है, किसमें? जंतुओं में, एनिमल्स में। और प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। क्लोरोप्लास्ट होता है एनिमल में, अब्सेंट होता है क्योंकि ये अपना खाना नहीं बना सकते दोस्तों, तो क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। लेकिन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। वैक्यूल्स हैं जो एनिमल्स में, वो स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं, जिनको रिक्तिकाएं भी कहते हैं। जो एनिमल्स होते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी जटिल बॉडी है हमारी, और इसके अंदर गोल्गी अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे एनिमल्स के अंदर तो हमने क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, गोल्गी अपैरेटस भी प्रेजेंट है। और दूसरा क्या है हमारे पास, जो प्लांट्स में सिंपल यूनिट होती है गोल्गी अपैरेटस की, जिन्हें हम बोलते हैं डिक्टायोसोम्स। क्या बोलेंगे? डिक्टायोसोम प्रेजेंट होती है। देखिए, प्लांट में डिक्टायोसोम होता है, एनिमल में गोल्गी अपैरेटस। डिक्टायोसोम क्या है? गोल्गी अपैरेटस की स्मॉल यूनिट है। तो ये एक कई बार 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, 2 और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो डायरेक्ट आपके मार्क्स बन सकते हैं इसमें। फिर और ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब किया? 1838 में। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कॉल्ड द ब्रेन, मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है दोस्तों, तो डीएनए डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए रिबो न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन इट। किसमें मिलते हैं ये? न्यूक्लियस में मिलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स एन एनिमल सेल। ये एनिमल सेल का या पशु कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है। लेकिन प्लांट में इससे भी बड़ा होता है, वैक्यूल्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एनिमल में तो केंद्रक होता है, प्लांट में वैक्यूल्स होते हैं। अब जो हमने बात करी थी साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो देखिए, जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है दोस्तों? एक मिक्सचर है। इसका मिक्सचर है, प्रोटोप्लाज्म इज द मिक्सचर ऑफ साइटो एंड न्यूक्लियो। ये तो हमने पढ़ाई है अभी। और अब हमें ये भी पता है कि प्रोटोप्लाज्म होता है वो पूरी बॉडी में पाया जाएगा, सेल में पाया जाएगा, यानी कि पूरे सेल के अंदर क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म आपका मिलेगा। और डिस्कवर किसने किया था प्रोटोप्लाज्म को? पुरकिंजे। इसको याद रखने का तरीका, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने इसको डिस्कवर किया था और इसने इसे एक नाम दिया था जिसको बोलते हैं लिक्विड या फ्लूइड ऑफ द सेल, लिविंग फ्लूइड ऑफ द सेल। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें हैं जो एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। और ये 6 से लेके या 8th क्लास से लेके और हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इनमें से पूछ लिया जाता है। फिर आता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया ही था आपको। ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने इसको डिस्कवर किया था दोस्तों, कब? 1894 में, 1894 में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसके पास सेल्फ जनरेटिंग मटेरियल है, रेप्लिकेट कर लेता है, अपने जैसे बहुत सारे बना पाता है, तो इसलिए इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, यानी कि अपने जैसे मल्टीपल बना सकता है सेल में। इसके अलावा इसके जैसा एक और होता है, इसके अलावा एक और होता है प्लास्टिड्स। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिड भी अपने आप को क्या कर लेते हैं? रेप्लिकेट कर लेते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिड तो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर ही, एनिमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होते दोस्तों, ये ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो क्या करते हैं सेल के लिए एनर्जी, किसके द्वारा? ऑक्सीडेटिव फोटो या फोस्फोराइलेशन।
ठीक है दोस्तों। तो यानी ये कहना चाहते हैं ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, और वो एनर्जी फिर स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। सेल्यूलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं टिपिकली पर्टेनिंग टू ग्लूकोज। यानी ये कहना चाहते हैं कि जब कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है तो एटीपी उत्पन्न करने के लिए सेलुलोज पोषक तत्व आमतौर पर ग्लूकोज से संबंधित में संग्रहित ऊर्जा को रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं दोस्तों, जिसके द्वारा कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी विखंडन द्वारा गुणन करता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो करता है वो किस प्रोसेस के थ्रू? बाइनरी फिजन के थ्रू दोस्तों। फिजन अमीबा में भी होता है, आपने पढ़ा हो तो। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिजन ही होता है, यानी कि वो क्या करता है, अपने जैसा एक और प्रोड्यूस कर लेता है खुद की बॉडी को दो पार्ट्स में तोड़कर। ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। तो इंटरनल स्पेस मैट्रिक्स दिखा रखा, आपको ये पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। ये राइबोसोम्स दिखा रखे हैं, ग्रेनुल्स दिखा रखे हैं दोस्तों, एटीपी सिंथेसाइज पार्टिकल्स भी दिखा रखे हैं। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, डीएनए। ओके, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सेल। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है डिफरेंट वर्क के लिए। इसको हम पावर हाउस भी कहते हैं अपनी बॉडी का। ये एनिमल और प्लांट दोनों में ही होता है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और कितनी एनर्जी निकलती है? 36 एटीपी, 36 एटीपी एनर्जी, बहुत ज़्यादा। और जब हमने एनारोबिक पढ़ा था, अवायवीय, उसमें 2 एटीपी एनर्जी निकल रही थी। माइटोकॉन्ड्रियाज डिपेंड करते हैं एटीपी पर। एटीपी का मतलब एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, यानी कि एनर्जी की करेंसी है। डीएनए है वो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा जो पाया जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया में केवल माँ का डीएनए पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि माइटोकॉन्ड्रिया में किसका डीएनए पाया जाता है? तो मदर का डीएनए पाया जाता है, ठीक है।